उठने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच आपको बता दें, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो सीधा आपको लिए चलते हैं और सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। केसेस थे जो बढ़ते बढ़ते पिछले 15 दिन का ट्रेंड है। 21 तारीख को 476 से थे और ये लगातार ट्रेंड 15 दिन का मेरे पास है। कल जो पॉजिटिव केसेस आए वो 1729 हो गए। 10 से ज़्यादा ज़िले, 50 से ज़्यादा जहाँ संक्रमित हैं लोग। मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान में कहीं कम और कहीं ज़्यादा ये पॉजिटिव केसेस की संख्या सामने आई है। प्रधानमंत्री जी ने भी अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को 70% RT-PCR टेस्ट करने हैं। आप जानते हैं राजस्थान तो पहले से ही 100% RT-PCR टेस्ट कर रहा है। अभी हमारी कैपेसिटी 70,000 टेस्ट पर डे की है। आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ा के 1 लाख करेंगे। इसके लिए काम शुरू हो गया है और जो इक्विपमेंट है वो मंगाने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। एक SOP कल जारी की गई है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा पहले भी कि लॉकडाउन हम नहीं लगाना चाहते हैं। लॉकडाउन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब लॉकडाउन भी नहीं लगाएं और सख्ती भी नहीं करें तो ये बढ़ते हुए केसेस को कैसे नियंत्रित करें। इसके लिए कल जो SOP जारी हुई, जो आज समाचार पत्रों में भी पूरी आई है, उस SOP के माध्यम से राजस्थान में हम इस संक्रमण को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। जो बाहर से आने वाले यात्री हैं इंटरस्टेट, चाहे वो स्वयं के वाहन से आ रहे हों, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आ रहे हों, चाहे इंटरस्टेट बस के माध्यम से आ रहे हों, चाहे वायुयान से आ रहे हों, सब लोगों को 72 घंटे की लेटेस्ट RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लाना अनिवार्य किया गया है। और जो नहीं लाएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन होम आइसोलेशन में रखेंगे। अगर वो होम आइसोलेशन में जो प्रोटोकॉल हमने तय किया है उसकी अनुपालना नहीं करेंगे तो फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। जिस ढंग से जिलों पर और उपखंड स्तर पर टीमों का गठन किया गया है, वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है। राजस्थान ने 70 लाख वैक्सीन लगाई है अब तक कंट्री में। पहले 2 राज्यों में हम हैं, 2-3 राज्यों में। आने वाले समय में हमारा टारगेट है कि 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को, जिनकी संख्या 2,09,00,000 है, हम वैक्सीनेट करें। और ये कम समय में करने के लिए 7 लाख डोज पर डे अगर राजस्थान में वैक्सीनेट हम कर पाते हैं तो हम समझते हैं कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। फिर भी वैक्सीन के बाद भी विशेषज्ञ चिकित्सकों का मत है दूसरी डोज भी किसी के लग जाए तो भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो माइल्ड होगा। इसीलिए बार बार जोर दिया जा रहा है मास्क वैक्सीन से ज़्यादा कारगर है। आप मास्क लगा के रहें। जो कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भी प्रयास शुरू किए हैं। फाइन भी लगाना पड़ेगा तो फाइन भी लगाया जाएगा। लोग मास्क लगा नहीं रहे, ये मान रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद कोविड का खतरा खत्म हो गया है, लेकिन ये खतरा पहले से ज़्यादा भयावह स्थिति में सामने आ रहा है। पूरी दुनिया में जो तस्वीर आई है वो इस संक्रमण की खतरनाक तस्वीर आई है, पूरे कंट्री में भी। इसलिए प्रदेशवासियों से अपील करते हैं कि जो SOP राजस्थान सरकार ने जारी की है उसकी अनुपालना करें, मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं, 2 गज की दूरी बना के रखें और समूह में एकत्रित नहीं हो। बाकी SOP में सारी चीज़ लिख रखी है।
इसके अलावा अभी 3 जगह बाई इलेक्शन चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक प्रदेश में 4 जगह बाई इलेक्शन, 4 जगह बाई इलेक्शन, और बाई इलेक्शन 4 में से 3 जगह निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है और कोई कारण नहीं दे रहा है कि चौथी जगह आपको चुनाव क्यों नहीं करा रहे। निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीन आसाम के अंदर एक प्रत्याशी के गाड़ी में मिल रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। एक बगल में मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री दूसरी जगह वोटिंग हो रही है और अपील कर रहे हैं। मतलब एक ज़माना था कांग्रेस पार्टी की सरकार में, निर्वाचन आयोग अगर हाथ का सिंबल कहीं दिखता था उसको ढकवाने की बात करते थे। ये जो सड़कें थी जिनमें प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी रहती थी, उन फोटो को ढकने का काम करते थे। ये शिलालेख जितने भी होते थे उद्घाटन के, उनको कवर करने की बात होती थी। आज निर्वाचन आयोग इन सब चीज़ों पे मौन क्यों है? फेयर चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, इसकी बात करना बेमानी है आज की तारीख में। और जिस ढंग के हालात यहाँ हो रहे हैं, गंगापुर से बेंगलोर तक रगड़ कर रख देंगे, ये कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग। साड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां बाई इलेक्शन हो रहा है, वहां के प्रत्याशी पितलिया जो निर्दलीय है के रूप में फार्म भरा, उनको कह रहे हैं रगड़ के रख देंगे। कहां तक? गंगापुर से लेके बेंगलोर तक। और अगर जीत करके पार्टी को नुकसान पहुंचाया तो क्या हम छोड़ देंगे? 3 तारीख नामांकन वापसी की, निकल जाने दो, उसके बाद क्या होता है इसकी कल्पना भी नहीं होगी उनके दिल में। इतने खतरनाक तरीके से, और सारे अखबारों में छप रहा है, निर्वाचन आयोग कुछ इसका प्रसंज्ञान नहीं ले रहा है। ये कहा जा रहा है सरेआम कि टक्कर में ही नहीं बीजेपी, तीसरे नंबर पे है। टक्कर किसके? निर्दलीय प्रत्याशी के और कांग्रेस पार्टी के। ये भी ऑडियो में है। फिर लालच की बात भी आ जाती है कि आपको सतीश जी से बात हो गई, प्रदेश स्तर में एडजस्ट करेंगे, अगर यहाँ नहीं हो पाया तो अरुण सिंह जी से बात करेंगे, आपको दिल्ली में सम्मानजनक स्थिति में कहीं एडजस्ट करेंगे। अब एक बात बताइए, कर्नाटक के राजस्व मंत्री है आर अशोका, और एक हमारे एमएलसी हैं जो राजसमंद के रहने वाले हैं, लहर सिंह, वो कर्नाटक में एमएलसी हैं। उन्होंने क्या हाल किया पितलिया के परिवार का? सारी दुकानें जो प्रतिष्ठान थे उन पे ताले लगा दिए, वहाँ पुलिस भेज दी, महिलाओं को डराया धमकाया गया, उसके परिवार को मजबूर किया गया, और वो यहाँ आए सारे जने, और ये कहा कि हम रेल की पटरी पे कूद के आत्महत्या कर लेंगे, नाम वापस ले, नहीं तो ये कारोबार ख़त्म कर देंगे। क्या हाल है ये? और ये जो ऑडियो आज वायरल हुआ उसमें क्या कह रहे हैं वो? अमित शाह जी की नज़र है। एक पिक्चर देखी थी शोले, 50 मील के एरिए में अगर कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे गब्बर आ जाएगा। ये देश के गृह मंत्री है या गब्बर सिंह है? बीजेपी ये तो बताओ कम से कम, जिसके नाम से इतना खौफ का वातावरण बनाया जा रहा है, जिनके कंधों पर देश में अमन और चैन की जिम्मेदारी है, कानून और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, उस चेहरे को हम नहीं करें। हम कहते तो कहते राजनीति कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह की नज़र है, मतलब अमित शाह गब्बर सिंह बना दिए गए, धमकी दी जा रही है उनके नाम की। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई पहलू हो नहीं सकता। किस तरह के चुनाव करवा रहे हैं निर्वाचन आयोग। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमको तो अटैक कर ही रहे थे, हमारे पास तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का प्रहार हो ही रहा था। अब बीजेपी को ही नहीं बख्श रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का है, खुद ही कह रहे हैं वो, और बीजेपी छोड़ के बागी बना है, तो विचारधारा तो बीजेपी की है। अब आप बताइए इन्होंने किस तरह का बयान दिया इस ऑडियो के अंदर।
दीप्ति माहेश्वरी को राजसमंद में हमने मजबूरी में टिकट दिया है। अब बीजेपी को खुलासा करना चाहिए कि वो कौन सी मजबूरी है। एक मजबूरी में दिया हुआ टिकट है राजसमंद, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं वो। और कोई प्रचार में पोस्टर देख लो, बैनर देख लो, कोई वसुंधरा राजे जो 2 बार इनकी मुख्यमंत्री रही है, उनकी फ़ोटो नहीं है, ना वो कोई प्रचार में गई है। इतने फार्म भरवाए गए, कटारिया जी गए, सतीश पूनिया जी गए, अरुण सिंह जी गए, गजेंद्र सिंह जी गए, लेकिन वसुंधरा नहीं गई। हम पे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है, हमारे तो सारे नेता साथ थे। बीजेपी आज ये दावा नहीं कर सकती राजस्थान में कि हम अनुशासित पार्टी हैं, हम पार्टी विद डिफरेंस हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है, और जिस ढंग से वो खुद मान रहे हैं कि जिसको हमको टिकट नहीं देना था उसको मजबूरी में हमको टिकट देना पड़ा, ये हालत है। और क्या हो रहा है? 22 जवान शहीद हुए कल नक्सली हमले में, 14 के करीब घायल हुए। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री, कहाँ है रक्षा मंत्री, कहाँ है गृह मंत्री? वोटों की खेती पका रहे हैं, फुर्सत नहीं है। ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं, कोई जवाब है इनके पास? जिस तरह के हालात वहाँ बन गए हैं, उन हालातों पे नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी है? आज सेंट्रल सीआरपीएफ के 14 जवान, पुलिस के 8 जवान, आज उनकी आहुति हुई है देश के लिए, वो शहीद हुए, और उनको फुर्सत नहीं है। अब आप बताइए, बार बार सार्वजनिक मंचों पर गुलाब चंद कटारिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, सरकार गिराएंगे। अभी भी उन्होंने सारी नामांकन की रैलियों में, आप वीडियो उठा के देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला के, हालांकि उनकी भाषा का नियंत्रण उनके आपे से बाहर हो जाता है, अबे तबे करने लग जाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं सरेआम सरकार गिराएंगे। तो ये भी स्पष्ट कर दो कि ये भी अमित शाह के इशारे पे कर रहे हो कि आप सरकार गिराने की बात फिर कर रहे हो। तो आपका लोकतंत्र में यकीन कहाँ है? एक तरफ आप धमकी से उम्मीदवार का पर्चा वापस करवा रहे हो, उसके परिवार को दहशत में ला रहे हो, दूसरी तरफ सरकार गिराने की बात कर रहे हो। ये सारी चीज़ें लोकतंत्र का तमाशा बना के भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है, और निर्वाचन आयोग खामोश है। ये चिंता की बात है। देश में आज जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका पतन हो चुका है, या वो अर्थहीन हो गई है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहा। आपको पूछना वैक्सीनेशन को लेकर पहले आपने एक बार कहा था कि केंद्र की जो सरकार है वो पर्याप्त मात्रा में डोजेस नहीं भेज रही है। अभी हम आपको बता रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए और कोरोना प्रोटोकॉल को आमजन को फॉलो करने के लिए अपील की, तो वहीं केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा, नक्सली हमले की निंदा भी की, और साथ ही कई अहम बातें उन्होंने इस पूरी प्रेस वार्ता के दौरान कही। और हम 2.5 लाख के करीब पर डे लगा रहे थे, 2 दिन की भी वैक्सीन नहीं थी। हमारे उस बयान के बाद में, और हमने जो बात की केंद्रीय चिकित्सा मंत्री जी से और हमारे जो डॉक्टर पाल है नीति आयोग के, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन की डोजेस बढ़ाई। अभी हमारे पास स्टॉक में 25 लाख वैक्सीन है, तो 7-8 दिन की वैक्सीन हमारे पास है। और हमें उम्मीद है, क्योंकि भारत सरकार को भी ये चाहिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन बढ़ा है, कोरोना महामारी का संक्रमण तेज होने के बाद जिस तरह से अन्य राज्यों में बढ़ा है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी बराबर वैक्सीन की सप्लाई भारत सरकार करती रहे। ये हमारा टारगेट है कि हम 7 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट करें। उसके लिए ज़रूरी है कि भारत सरकार हमको नियमित रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराती रहे। अभी हमारे पास 7 दिन का स्टॉक है। आपने कहा कि कोरोना के मामले बढ़े हैं, पर ये माना जा रहा है कि पहले के मुकाबले सिवियरिटी जो है मामलों की वो कम हुई है, जिसकी वजह से अस्पतालों पर उतना बोझ नहीं है। तो क्या ये आंकलन सही है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या सिवियरिटी ऑफ केसेस कम हुए हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही, या क्या स्थिति? नहीं, मैंने कहा कि दूसरा डोज जो लगा लेते हैं वैक्सीन का,
उसके बाद जीवन को खतरा नहीं रहता, उसके बाद भी पॉजिटिव हो सकता है लेकिन जीवन को खतरा नहीं रहता। अगर जिसने वैक्सीन नहीं लगाई है उसके लिए तो खतरा उतना ही है। आज हमारा RUHS जहाँ 15-20 मरीज रह गए थे, आज 170-75 के करीब पार कर गया वहाँ भर्ती मरीज। तो राजस्थान में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में 10% बेड सुरक्षित रखने की बात है। जो कवायद हमने पिछले 1 साल में की है, हमको दोबारा उसी पे आना पड़ रहा है। वो सारी सावधानियाँ, वो सारा इन्फोर्समेंट हमको करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अभी जो मुख्यमंत्री जी चिरंजीवी योजना है, उसके शिविर भी 1 तारीख से 10 तारीख तक लग रहे हैं। उन लोगों के लिए जो अपनी हिस्सा राशि 850 रुपये दे के और अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, 1 से 10 तक ये शिविर लगेंगे और 30 अप्रैल तक कोई भी रजिस्टर करा सकता है। 1 मई मजदूर दिवस पे उस दिन से 5 लाख का बीमा कवरेज जो भी लाभार्थी हैं, चाहे NFSA के हैं, चाहे हमारे सोशो इकोनॉमिक सर्वे के लोग हैं, चाहे राज्य के संविदा कर्मी हैं, चाहे लघु और सीमांत किसान हैं, इनका प्रीमियम तो राज्य सरकार भर रही है। और बचे हुए लोग जो 850 रुपये जो 50% राशि है प्रीमियम की, वो जमा करा के अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के बाद में उनको भी 5 लाख का कवरेज मिलेगा। पिछले साल देखा गया था जब लॉकडाउन लगा था तो केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से लॉकडाउन लगाया था, राज्यों को तो बाद में पता लगा कि लॉकडाउन लग रहा है। ज्यादातर फैसले अपने स्तर पर लिए। इस बार सरकार केंद्र की ओर से कहा गया राज्य अपने हिसाब से अपनी स्थिति को देखकर फैसला ले। क्या इतना आसान होगा सर आप लोगों के लिए टैकल करना, क्योंकि एक तरह से हाथ छोड़ा गया? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और पत्र लिखा है कि पूर्व की भांति केंद्र को नेतृत्व करना चाहिए इसका, और राज्य, क्योंकि हम फेडरल स्ट्रक्चर में हैं, राज्य उनका सहयोग करेंगे, जिससे पूरे देश में, क्योंकि संक्रमण तो पूरे कंट्री में बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए VC भी ली मुख्यमंत्रियों की। लेकिन जिस ढंग से पिछले दौर में केंद्र सरकार के नेतृत्व में SOP जारी होती थी, केंद्र सरकार के नेतृत्व में फैसला लिया जाता था, हम चाहते हैं कि इस बार भी केंद्र लीडरशिप ले इसमें, और उसी तरीके से, क्योंकि पूरे कंट्री में एक ही तरीके की SOP जारी हो, एक ही तरीके का प्रोटोकॉल हो पूरी चीज़ों को नियंत्रित करने का, तो मैं समझता हूँ इस महामारी से लड़ने में एक टीम भावना बनेगी और हम ढंग से लड़ पाएंगे। सर, अभी केवल 45 साल और उससे ऊपर के जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं उन्हीं के टीका लगाया जा रहा है, क्या उससे कम के भी टीका लगाया जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फील्ड में जाते हैं, प्रोफेशनल वाले लोग हैं, काम धंधे में जाते हैं। देखिए, बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हमारी केंद्र से ये मांग है, अनुरोध है कि एज का बार इससे हटा दिया जाए। जो वैक्सीन लगाना चाहता है उसको वैक्सीन लगाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि अभी नौजवान पीढ़ी भी संक्रमण की चपेट में है, उनको भी बचाया जा सके। लेकिन इसके बारे में भारत सरकार ज़्यादा स्पष्ट कर सकती है कि वैक्सीन का स्टॉक उनके पास कितना है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, इसके बारे में जानकारी भारत सरकार दे सकती है। और एक सवाल आपने किया था कि वेरिएंट के बारे में, तो जीनोम के भी, ये जो आपका इसकी लेबोरेटरी हमारे यहाँ नहीं है, दिल्ली में हमने सैंपल ज़रूर भेजे हैं, और जो परसों मुख्यमंत्री जी ने करीब 3.5 घंटे तक रिव्यू मीटिंग की ये SOP जारी होने से पहले, उसमें हमारे विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हम सैंपल्स जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली वाले अगर वेरिएंट कौन से कंट्री का है, किस रूप का है, अगर वो खतरनाक है तो हमको बताते हैं, बाकी बताते नहीं हैं। तो हमने ये भी रिक्वेस्ट करेंगे भारत सरकार से कि हमारे जितने भी जांच के सैंपल वहाँ जा रहे हैं दिल्ली, उनकी पूरी रिपोर्ट, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे उसमें कोई वेरिएंट पाया जाता है, उसकी सारी रिपोर्ट हमको दे। हमने ये निश्चय किया है और विभाग के अधिकारियों को बताया भी है कि ये लेबोरेटरी यहीं शुरू की जाए। समय लगता है चीज़ में, क्योंकि पहले भी हमको 1 साल लगा। आज RT-PCR टेस्ट करने में 2 ही स्टेट हैं पूरे कंट्री में जो 100